बिल्कुल दोस्तों, अब हम सेशंस किया करेंगे, लॉन्ग सेशंस किया करेंगे ताकि लोगों को डिटेल्स में पता चले बीमारियों के मुतालिक, जो गुर्दे की बीमारी है या बाकी जो पथरियों से रिलेटेड या और मर्दाना कमजोरी की बीमारी है, बाकी मामला पे हम डिटेल से लंबी डिस्कशन किया करेंगे और लाइव सेशंस किया करेंगे जिसमें लोगों को फायदा हो, वो इंटरेक्ट कर सके और हमारे साथ बात कर सके, उनको हम एट द टाइम उनके साथ कम्युनिकेट करके उनके जवाब दे सके। तो आज जो फर्स्ट टॉपिक हमने रखा है वो हमने फीडबैक ली अपने दोस्तों से जिन्होंने हमें कहा कि स्टोन के ऊपर बात करनी चाहिए। गुर्दे की पथरी बहुत ज्यादा कॉमन होती है। देखिए, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें हर तकरीबन पांचवा छठा बंदा पथरी वाला मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो स्टोन बेल्ट है वो है लोअर पंजाब और अपर सिंध, यानी कि जो पंजाब के सराइकी एरियाज हैं और सिंध का जो ऊपर वाला सिंध है, जैसे सखर का एरिया, लाड़काना का एरिया या हैदराबाद से ऊपर ऊपर जो है, वो ये सारी पट्टी जो है ये स्टोन बेल्ट कहलाती है। यहाँ पर तो तकरीबन 50% लोगों को स्टोन बनते हैं, इतना ज्यादा कॉमन है खासतौर पर गर्मी के मौसम में। और यहाँ पे मोस्टली लोग स्टोन एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा बाकी एरियाज में भी स्टोन बनते हैं लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो स्टोन की अक्रेंस बहुत ज्यादा है। उस एरिया में इसलिए है कि वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि पीने वाली पानी वगैरह कम पीते हैं, ये सारी चीजें हैं, डाइटरी हैबिट्स उस तरह की हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। पथरी होती क्या है? पथरी ये होती है कि हमारा जब गुर्दे के अंदर पेशाब जो होता है उसके अंदर कुछ साल्ट्स होते हैं, नमकियात होते हैं। और अगर यूरिन गाढ़ा है तो ये नमकियात भी गाढ़ेपन की वजह से इनकी एग्रीगेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी कि इसकी मिकदार ज्यादा होगी। आप यही मिसाल लगा लें कि आप देखिए कि अगर शीरा है, उस शीरे को अगर अच्छी तरह हिलाते जाएं तो उसके अंदर देखने में तो वो स्याद होता है, पानी होता है, लेकिन चीनी की तरह की या मोटी तह, जो मीठे की तह है, वो बर्तन के साइड पे लग जाती है। तो आप इसी से मिसाल लगा लें कि अगर यूरिन के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो इसी तरह जब एक दूसरे से उसके पार्टिकल, उसके क्रिस्टल एक दूसरे से टकराएंगे ना, वो जुड़ जाएंगे, वो जुड़ के क्रिस्टल बनेंगे और क्रिस्टल एक दूसरे के साथ जब टकराएंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे तो उससे जो है ना स्टोन बनेंगे, छोटे स्टोन बने। छोटे स्टोन एक नाइडस बन जाता है। नाइडस अब मिसाल लगा लें जैसे कोई बीज होता है, तो वो नाइडस है, वो बीज है, वो छोटा सा बन गया, उसके ऊपर तय चढ़नी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर आके ऑक्सीलेट लगेगा, वो चिपक जाएगा, उसके बाद फास्फेट लगेगा, चिपक जाएगा, उस साइड उसके ऊपर आकर यूरिक एसिड लगेगा, चिपक जाएगा, सिस्टीन लगेगा, चिपक जाएगा। जो भी क्रिस्टल्स आते जाएंगे वो नाइट्रस के ऊपर चिपकते जाएंगे, उसके ऊपर लेयर्स बनती जाती है। आप जो पथरी होती है ना गुर्दे की, खासतौर पर मुसाने की पथरी अगर है तो उसको उसके एक्सरे को गौर से देखें तो आपको ऐसे नजर आएगा जैसे प्याज को सेंटर से काटा हो। ऐसे गोल गोल लेयर्स होती है, एक सेंटर में नाइडस होगा गोल सा, और ये एक बार बता दूं, ये ज्यादातर नाइडस यूरिक एसिड के होते हैं मोस्टली। और यूरिक एसिड एक्सरे में नजर नहीं आता, आप देखेंगे कि उस स्टोन के बिल्कुल सेंटर में ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, व्हाइट नहीं होगा वो। बाकी पत्थरी तो व्हाइट होती है ना, उसके ऊपर ऐसे तहें चढ़ी होगी काफी सारी, और मुख्तलिफ उसकी कंसिस्टेंसी होगी, कहीं पे कम व्हाइट, कहीं पे ज्यादा व्हाइट, कहीं पे ब्लैक, गोल 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 एक के ऊपर एक तह चढ़ी हुई है। ये जो एक दूसरे को तह चढ़ी है, जिस तरह प्याज का छिलका एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है, ये मैकेनिज्म होता है स्टोन बनने का। इस तरह फिर स्टोन बन जाता है। स्टोन जो होते हैं वो हो सकते हैं लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन, तो बनते हैं ऑक्सलेट की वजह से, कैल्शियम की वजह से नहीं बनते, कैल्शियम को वो अपने साथ ले लेता है। आगे हम कैल्शियम ऑक्सलेट को डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्दर। ये सारी मैं नाम ले लूँ फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं। यूरिक एसिड भी एक क्रिस्टल है जो हमारे ब्लड में होता है, ब्लड से वो अब्जॉर्ब होता है यूरिन में, यूरिन में से वो हमारा निकल जाता है। अगर उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड के स्टोन बनेंगे। सिस्टीन के स्टोन भी बनते हैं। इसके अलावा मैक स्टोन होते हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन होते हैं। इसके अलावा जो है ये इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट के स्टोन होते हैं। अब हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं इनको। पहले हमने बात की थी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। देखिए, ऑक्सलेट जो होता है हमारे ब्लड के अंदर होता है। जब हम ऑक्सलेट वाली डाइट लेते हैं हमारे ब्लड में ऑक्सलेट बढ़ जाता है। ऑक्सलेट वाली डाइट में दोबारा बताते हैं, जो आगे भी रिपीट करेंगे, जिसमें पालक है, चॉकलेट है, शकरकंदी है, कॉफी है, मूंगफली है, सोयाबीन है, गंदम की चोकर है,
खजूर है, माश की दाल है, ये वो चीजें जिसमें ऑक्सीडेट होता है। ये ऑक्सीडेट वाली डाइट हमने ली है तो हमारे ब्लड में ऑक्सीडेट ज्यादा हो गया, लाजमी नहीं है। हमारा अगर जिगर, वो उसका मेटाबॉलिज्म का सिस्टम इस तरह का है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीडेंट ज्यादा जा रहा है, तो हम चाहे ये डाइट ना भी लें, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीडेंट ज्यादा हो जाना है। ये पक्का ध्यान में रखें कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऑक्सीडेंट का स्टोन बन रहा है, आप ऑक्सीडेंट डाइट बंद कर देंगे फिर ऑक्सीडेंट का स्टोन नहीं बनेगा। अगर आपका जिगर ही ऑक्सीडेंट जो है ना ज्यादा ऑक्सीलियूरिया यानी ऑक्सीलीमिया ऑक्सीलियूरिया कर रहा है, यानी ऑक्सीडेंट ब्लड में भी ज्यादा कर रहा है, ब्लड में ज्यादा यूरिन में ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी ऑक्सीडेंट के स्टोन बनेंगे। और बहुत सारे दोस्त यहाँ पे गलती करते हैं कि ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट है तो सबसे पहले कैल्शियम के लिए दूध बंद कर देते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्सीलेट का वो स्टोन बना है, मैं यहाँ आपको डिटेल से बताता चलूं कि इसमें दूध का और कैल्शियम बेचारे का कोई कसूर नहीं है, और उसको आप बंद कर रहे हैं, मरीज को देना बंद कर रहे हैं, कैल्शियम नहीं लेना, उसका भी कोई कसूर नहीं है, मरीज का बेचारे का आप दूध बंद कर रहे हैं, देखिए बंद कर रहे हैं। ऑक्सीलेट अगर ब्लड में ज्यादा है तो वो ऑक्सीलेट यूरिन के रास्ते पे निकलेगा। जब वो ऑक्सीलेट यूरिन के रास्ते निकलेगा तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीलेट की कंसेंट्रेशन में ज्यादा हो जाएगी। जब ऑक्सीलेट कंसेंट्रेशन किडनी में ज्यादा होगी तो जो कैल्शियम किडनी में से गुजर रहा है वो ऑक्सीलेट उस कैल्शियम को पकड़ेगा, अपने साथ जोड़ेगा और कैल्शियम ऑक्सीलेट का स्टोन बना देगा। और अगर आप दूध पी रहे हैं और आपकी गट के अंदर ऑक्सीलेट ज्यादा आ गया है तो वो दूध उस ऑक्सीलेट से जुड़ के उसको पोटी वाले रास्ते से उस ऑक्सीलेट को उधर ही निकाल देगा, तो इससे आपके कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन होने के चांस कम हो रहे हैं। देखिए कि आप आंत के अंदर आपने जो है बड़ी आंत है, छोटी आंत बड़ी छोटी आंत में ऑक्सीलेट था, आप दूध पी के वहीं पे उसको एलिमिनेट करा दिया, वो ब्लड में भी नहीं गया, वो यूरिन में भी नहीं आया और उसमें स्टोन भी नहीं आया। तो इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है कि अगर कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन है तो दूध पी, ताकि वो ऐसे ही निकल जाए, स्टोन ना बने। और कैल्शियम ऑक्सीलेट के बाद हम सिस्टीन के स्टोन की बात करें तो सिस्टीन देखिए हमारे अमाइनो एसिड्स का प्रॉब्लम होता है, जिसमें होता है सिस्टीन, ऑर्जिनिन, आर्निथिन और लाइसिन, ये 4 अमाइनो एसिड्स हैं। ये 4 अमाइनो एसिड्स का हमारा जेनेटिकल अगर प्रॉब्लम किसी पेशेंट का है तो उसकी वजह से सिस्टीन जो है वो उसकी ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और कंसंट्रेशन की वजह से वो यूरिन एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, यानी कि ब्लड में और ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद वो यूरिन में निकलना शुरू हो गया। जब वो यूरिन में इतना ज्यादा निकलेगा तो वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी यूरिन में। जब उसकी यूरिन में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से वो वहां पे क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, वहां पे क्रिस्टल बनने शुरू होंगे तो उसके ऊपर और एपिटैक्सी होगी, यानी कि उस पर लेयर पे लेयर चढ़ती जाएंगी और स्टोन की शक्ल क्या कर देगा। और जब इससे स्टोन को निकालते ना तो ये हीरे मोतियों की तरह होते हैं, जैसे समुद्र से हीरे को निकालते हैं ना और मोती और जवाहरात निकालते हैं काफी सारे, तो इसकी शक्ल ऐसी होती है कि जैसे कोई समुद्र से निकला हुआ रॉ क्रिस्टल, उस तरह की इसकी शक्ल होती है, उस तरह की शक्ल ये इख्तियार कर लेता है। और यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, यूरिक एसिड कुछ लोगों में ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा होता है, कुछ लोगों में ब्लड में यूरिक एसिड इसलिए ज्यादा होता है कुछ यूरिक एसिड वाली डाइट ले रहे होते हैं, जैसे पालक ले रहे हैं, मेथी ले रहे हैं, साग ले रहे हैं, वो बड़ा गोश्त ले रहे हैं, वो छोटा गोश्त ले रहे हैं, इसकी वजह से वो समुद्र की मछली खा रहे हैं, इसकी वजह से उनके जो है ज्यादा बन जाता है यूरिक एसिड ब्लड में। इसके अलावा भी अगर किसी को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है वो यूरिक एसिड वाली डाइट ना ले तो उसको भी यूरिक एसिड जो है ना उसका बढ़ सकता है, लाजमी नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिक कॉज की वजह से बढ़ रहा है। और कुछ लोगों में तो ऐसे होता है कि ब्लड में ना वो यूरिक एसिड वाली डाइट लेते हैं ना ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है, उसका ऐसा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है किडनी का कि यूरिक एसिड किडनी में ज्यादा एक्सक्रीट होता है, उसकी किडनी साइबा जो है वो यूरिक एसिड ज्यादा एक्सक्रीट करती है। कोई मसला नहीं, ब्लड में कोई मसला नहीं, डाइट के साथ कोई तल्लक नहीं। अब किडनी यूरिक एसिड ज्यादा एक्सक्रीट कर रही है तो जाहिर बात है जो जब मंचूरियन बनेगा किडनी के पेल्विस में इकट्ठा होगा, वहां अगर यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो एग्रीगेट करके एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जुड़ के वो स्टोन बनाना शुरू कर देंगे। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन की बात कर लें तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन जो है वो यूजुअली पैराथायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से बनती है। ये वो स्टोन है जो कैल्शियम की वजह से बनती है, इसमें कैल्शियम ज्यादा हो रहा है। इसमें वजह ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कैल्शियम ले रहे हैं,
इसमें हमारा जो एक हार्मोन होता है जिसको पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, उसने कैल्शियम को कंट्रोल करना होता है। उस हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है ड्यू टू पैराथायराइड हार्मोन। ये नहीं कि कैल्शियम की डाइट ले ली उसने तो हो गया, पैराथायराइड हार्मोन लिया और उसकी वजह से ये जो है ना कैल्शियम और फास्फेट किडनी में से फास्फेट लेके कैल्शियम फास्फेट का स्टोन। अब आगे है मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन। मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन होते हैं इन्फेक्शियस स्टोन, ये इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। इसमें किसी चीज का कोई तल्लुक नहीं है कि कुछ डाइट में क्या खा लिया, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट डाइट में खा लिया या ब्लड के अंदर मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट था उसने ज्यादा कंसेंट्रेशन, ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन जो है वो बनते हैं कि अगर आपके जो इन्फेक्शन है, कौन सी इन्फेक्शन, क्लिप्सिएला की इन्फेक्शन, इकोलाई की इन्फेक्शन, स्टेफ ऑरिस की इन्फेक्शन, ये वो बैक्टीरिया हैं जो अगर इन्फेक्शन करें तो उनकी इन्फेक्शन से मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन बनते हैं। ये बच्चियों में ज्यादा होता है, औरतों में, और अक्सर रिफ्लक्स के साथ एसोसिएटेड होता है कि इधर से मसाने से किडनी की तरफ यूरिन वापस जाता है। एक बीमारी होती है जिसमें जो है ना आमतौर पर किसी बंदे का मसाने से गुर्दे की तरफ वापस नहीं जा सकता। रास्ते में अल्लाह ताला ने ऐसे सिस्टम लगाए हुए हैं, ऐसे वेल्व हैं कि बस एक बार गुजर गया यूरिन वापस नहीं आ सकता, वो गुजर गया, वापसी बन गई, रास्ता बंद है। लेकिन ये बीमारी भी हो सकती है कि किसी का यूरिन वापस आ जाए। अगर किसी का यूरिन वापस आ रहा है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन भी होगी, जाहिर बात है। जब वो इन्फेक्शन होगी तो वहां पे मैप स्टोन या मैग्नीशियम फास्फेट स्टोन बनेगा। ये और इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी मैग्नीशियम की, कि अगर मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो भी स्टोन बनने से रोकेंगे आमतौर पे। अगर सिट्रेट हमारी यूरिन में से निकलता है, अगर सिट्रेट जो है वो बॉडी में बफर है, वो स्टोन बनने से रोकेगा। अगर सिट्रेट की कमी है उसमें यूरिन के अंदर सिट्रेट की कमी है तो होगा ये कि स्टोन एग्रीगेशन बढ़ जाएगी। जब भी कहीं स्टोन बनना शुरू होता है, अगर वहां सिट्रेट पड़ा हुआ है, वो सिट्रेट इंटरप्ट कर जाता है, वो उनके पार्टिकल के साथ जुड़ जाता है। लाइक कैल्शियम है तो कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम सिट्रेट बना देगा और वो इसको कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट नहीं बनने देगा। यूरिक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन हो रही है तो वहां यूरिक एसिड को उसको बनने से रोकेगा। सिट्रेट जो है ना बहुत काम की चीज है जो हमारी बॉडी में होती है और आम रूटीन में पथरी बनने को रोकती है, क्रिस्टलाइजेशन को रोकती है, एग्रीगेशन जो इकट्ठे हो रहे होते हैं उसको रोकती है, क्रिस्टल नहीं बनने देती, वो तह नहीं चढ़ने देती। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे ये स्टोन बनने के अमल है। इसको डिटेल से बताने का मकसद है ताकि आपको समझ आए कि स्टोन बन क्यों रहा, क्या इसके पीछे साइंस है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारी वीडियो रिकॉर्डेड होगी, आप इसको रिमाइंड करके दोबारा भी सुन सकते हैं ताकि आपके मजीद कंसेप्ट क्लियर होते रहे कि क्या वजह होती है कि ये यूरिक एसिड के या बाकी मैग्नीशियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि इसमें टेस्ट हमने कौन से करवाने होते हैं, फिर हम इससे बचाव के तरीकों पर बात करेंगे और इसी तरह हम इसकी सर्जरीज पर भी बात करेंगे कि क्या हम इसका इलाज करते हैं। देखिए जब स्टोन जैसा पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका सबसे पहले हमने अल्ट्रासाउंड करना होता है। पेशेंट किस कंप्लेन के साथ आएगा, पेशेंट समटाइम खुद ही आकर कहता है डॉक्टर साहब मेरी पथरी है। आपको कैसे पता, बस मुझे लगा कि मेरे, ऐसे नहीं होता। पेशेंट यूजुअली हमारे पास आता है कहता है कि मेरे दर्द हो रहा है, दर्द किस तरह का है उससे मेरे अंदाजा होता है कि स्टोन कहाँ पे होगा। वो पेशेंट कहता है कि मेरे पीछे दर्द हो रहा है, ये पीछे बैक में गुर्दे वाली जगह पे दर्द हो रहा है, ठीक है। यूजुअली ये वो स्टोन होता है जो गुर्दे के अंदर मौजूद हो, वो दर्द करता है। लाजमी नहीं है कि वो गुर्दे की पथरी की दर्द हो सकता है गुर्दे का ट्यूमर हो सकता है, गुर्दे की पैदाइशी रुकावट हो सकता है कि कब्ज की वजह से उसको दर्द हो रही है, हो सकता है कि नर्व्स की पेन है, उसको उस जगह पे हेल्पिस निकल आई है, इन्फेक्शन हो गई है उसकी वजह से पेन है। बहुत सारी वजह होती है। रिफ्लक्स हो रहा है, किडनी में यूरिन वापस आता है मसाने से, उसकी वजह से पेन हो सकती है। लाजमी नहीं वो स्टोन की पेन हो, या मसल की पेन भी हो सकती है, पट्टों का खिंचाव है उसकी वजह से पेन हो सकती
तो पेन के लिए पेशेंट सबसे पहले हमारे पास आएगा दर्द के लिए, कहेगा जी मुझे दर्द होती है, या फिर कोई पेशेंट कहता है जी मुझे पेशाब जल के आता है, हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है वो यूरोलॉजिस्ट की स्टेथोस्कोप है, वो उसका पहला टूल है, वो उसके हाथ में पकड़ा होता है। यूजुअली बहुत सारे हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं, वो खुद अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड अपने साथ रखते हैं, अपने वार्ड में, अपने ऑपरेशन थिएटर में, अपने ओपीडी में, हर जगह पे उनके ऑपरेशन उनके पास अल्ट्रासाउंड मशीनें होती हैं। हमारे ऐसे ऐसे यूरोलॉजिस्ट भी हैं जिनके पास 4 से अल्ट्रासाउंड मशीनें एट ए टाइम होती हैं, हर जगह पे उन्होंने लगा रखी होती है। वार्ड में एक मशीन रखी हुई है पेशेंट देखने के लिए, ओपीडी में रखी हुई है, एक ऑपरेशन थिएटर में रखी हुई है, एक प्रोसीजर रूम में रखी हुई है, और खुद ही उस अल्ट्रासाउंड ही कर रहे होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड होगी यूरोलॉजिस्ट की स्टेथोस्कोप। अब अल्ट्रासाउंड में क्या नजर आएगा? अल्ट्रासाउंड हमने किया, हमने देखा कि उसके किडनी के अंदर एक व्हाइट कलर का हमें नजर आ रहा है, और उसके नीचे एक शेडो बन रहा है, तो हमें यकीन हो जाता है कि ये स्टोन है। हम मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, सब हम पीछे प्रोब रखते हैं, हम ये साइड पे रखते हैं, हम आगे रखते हैं, हर तरफ से हम उसको देखते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें स्टोन साइज पता चल जाएगा। अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चल जाएगा कि स्टोन रास्ते में तो नहीं फंसा हुआ और गुर्दा फूल तो नहीं गया। एक ऑप्शन होती है कि हमें गुर्दे में कोई स्टोन नजर नहीं आता, गुर्दा फूला होता है जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, और इसके साथ गुर्दा फूला होता है, उसके साथ हम जो है ना उसके नजर आती है हाइड्रोनेफ्रोसिस नजर आती है, और गुर्दे की नाली भी फूली होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि गुर्दे की नाली फूली फूली होती है, उससे उसका मतलब है कि कोई पथरी जो है वो रास्ते में आके फंस गई है, जो यूरिटेरिक स्टोन कहते हैं। यूरिटर कहते हैं गुर्दे से निकालने में जो नाली आती है ना, उसको यूरिटर कहते हैं। उसके अंदर जो स्टोन फंस गया है, तो इसको हम कहेंगे यूरिटेरिक स्टोन, और इसकी वजह से अल्ट्रासाउंड पे हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोजीनेटर होगा, यानी गुर्दे की नाली में पूरी गुर्दे खुला होगा, लेकिन ये पथरी अल्ट्रासाउंड पे हमें नजर नहीं आएगी। हम पेशेंट से कहते हैं आपकी नाली में स्टोन फंसा है, वो कहते हैं आपको पथरी नजर आई, हम कहते हैं पथरी हमें नजर नहीं है। लेकिन ज्यादा चांस यही होते हैं यंग एज में अगर ये मसला है तो पथरी ही 90% होते हैं, और भी वजूहत हो सकती है, स्टिक्चर हो सकता है, निट्रोपेटोन फाइब्रोसिस हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, लेकिन 90% तो स्टोन ही होता है यंग एज में खास तौर पर। तो ये हो गया हमारा फर्दर जो है उसके स्टोन की बात। अब ब्लैडर में जो स्टोन है वो भी अल्ट्रासाउंड पे हमें नजर आ जाएगा, और स्टोन यूरिथ्रा में उस एरिया में प्रोस्टेट के एरिया में वो भी नजर आ जाएगा। लेकिन ये यूरिथ्रा में स्टोन फंसा होगा वो हमें नजर नहीं आएगा, वो हमें हिस्ट्री से पता चलेगा। देखिए बहुत सारी चीजें जो है वो डॉक्टर्स ने आपके साथ बातें करके निकालनी होती है, डॉक्टर ने आपसे डिस्कशन करनी होती है, हिस्ट्री लेनी होती है, और एग्जामिन करना होता है, चेकअप करना होता है, अल्ट्रासाउंड करना होता है, और इन सब चीजों के कम्बिनेशन से उन्होंने निकालना होता है डॉक्टर ने कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। उसके मुताबिक फिर डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें हमारी टेस्ट ये हो गए। अब हम फर्दर टेस्ट कौन सा करते हैं? इसके बाद हमें एक टेस्ट करना होता है जिसको हम कहते हैं सिटी केजू। सिटी स्कैन करना होता है, सिटी स्कैन का नाम सिटी केजू भी है, जिसमें कोई कंट्रास्ट यूज नहीं करते। अक्सर हमें हम सिटी केजू लिख के देते हैं, दोबारा हमें बार बार पूछा जाता है कि हमें बार बार पूछा जाता है कि स्टोन के साइज का, उसकी लोकेशन, और उसके बाद फर्दर हम यूरिन कंप्लीट टेस्ट करवाते हैं। यूरिन कंप्लीट में क्या पता चलेगा? यूरिन कंप्लीट में हमें इन्फेक्शन का पता चलेगा, फर्स्ट सेल का पता चलेगा। यूरिन कंप्लीट में हमें ये पता चलेगा आरबीसी कितने आ रहे हैं, यानी खून कितना आ रहा है। अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, फर्स्ट सेल ज्यादा है, इसका मतलब इन्फेक्शन चल रही है। अगर प्रोटीन ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि किडनी डैमेज हो रहा है। इसके अलावा हमें टर्बिडिटी का पता चलेगा, उसमें हमें क्रिस्टल्स का पता चलेगा, क्रिस्टल्स आ रहे होते हैं यूरिन में, और यूरिन पता चलेगा कौन से क्रिस्टल आ रहे हैं, पता चल जाता है कैल्शियम ऑक्सीजन क्रिस्टल आ रहे हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल आ रहे हैं। तो यूरिन कंप्लीट टेस्ट जो है वो एक बहुत अच्छी पिक्चर हमें शो करता है। सिंपल सा सस्ता सा टेस्ट है और बहुत कुछ बता देता है अपने साथ। तो ये जो चीजें हैं ये हमें पता चल जाएंगी इससे। आगे फर्दर हम जो टेस्ट करवाते हैं वो, अगर किसी को फीवर हो रहा है तो हम सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी में हमें एचबी का पता चल जाता है, और उसके अलावा टीएलसी का पता चलता है। टीएलसी अगर ज्यादा है इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है।
एचबी हमें देखनी थी कि हम फर्दर उसको ऑपरेट करने जब जाएंगे तो क्या हालात है, ऑपरेट कर सकते हैं इतनी अच्छी। यूरिया और क्रेटिनिन, ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर पथरी किसी के बन रही है, यूरिया क्रेटिनिन करा के गुर्दों का स्टेटस पता करते हैं, गुर्दे कितने काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रही है नहीं कर रहे। इसके आगे हम चलते हैं, ये हमने टेस्ट करवा दिए हैं। अब हम फर्दर इसके बाद डायग्नोसिस कंफर्म कर लेते हैं। सीटी स्कैन पे हमें ये भी पता चल जाता है कि एचयू कितना है। देखिए एचयू कहते हैं कि अगर सादा अल्फाज में कहें कि गुर्दा कितना जो है गुर्दे की पथरी कितनी ज्यादा गाढ़ी है, यानी कितनी हार्ड है, ये पता चलेगा। जितना ज्यादा एचयू होगा उतनी ज्यादा वो हार्डर होगी, उतनी ज्यादा सख्त होगी। जितनी एचयू कम होगी उतनी वो भुरभुरी होगी, उतनी नरम होगी, उतनी वो हल्की होगी और खुरने वाली होगी। ठीक है, जैसे 200, 150, 200, 250 तक एचयू अगर है, इसका मतलब है कि ये यूरिक एसिड स्टोन होगा। और अगर एचयू जो है वो 500, 600 तक है, इसका मतलब है कि दरमियाना सा है, वो सख्त नहीं है, वो नरम नहीं है। अगर वो 1000 से कम कम है तो ये यूजुअली कैल्शियम ऑक्सीडेट के वो स्टोन होते हैं जो ट्रिप्स से टूट जाते हैं। अगर वो 1000 से भी ऊपर है, 1200, 1300, 1500, 1600 तक एचयू भी होता है, ये वो स्टोन है जिसको हम कहते हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत सख्त स्टोन है। इसको अगर हम हथौड़े से भी तोड़ेंगे तो बड़ी मुश्किल टूटेगा। ये इतने हार्ड स्टोन होते हैं। ये हमने इसकी वैल्यूएशन कर ली। अब आगे हम बात करेंगे कि हमने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ट्रीटमेंट के बाद फिर हम एंड प्रिवेंशन की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे स्टोन से बात शुरू करना। अगर स्टोन जो है, अगर स्टोन छोटा है, कितना छोटा है, अगर 3 mm का है, 4 mm का है, 5 mm का है, तो उस वो स्टोन खुद ब खुद जो है वो निकल जाएगा। स्टोन गुर्दे के अंदर होगा, उसमें कोई हमने ऑपरेशन नहीं करना, कोई श्वाइन नहीं लगानी, कोई कैमरे वाला ऑपरेट नहीं करना, कुछ चीज की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं, 3 या 4 या 5 mm के स्टोन के ऊपर परेशान हो रहे होते हैं। इस स्टोन के साइज की परेशानी की कोई बात नहीं। आपका अगर कोई दोस्त किसी की अल्ट्रासाउंड कराया, उसकी स्टोन का साइज आया, आप उसको तसल्ली दे के परेशान हो, इसमें घबराने की बात नहीं है। सिंपल वेट करें, निमुशमुले, और आपका स्टोन जो है वो निकल जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे कि स्टोन का साइज अगर है 7 mm, 8 mm तक है, 7, 8 mm तक किडनी के स्टोन को हम एज इट वेट करेंगे कि वहां पड़ा रहे, शायद खुद ही निकल जाए। ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे, अल्ट्रासाउंड करते रहेंगे, हर महीने अल्ट्रासाउंड कर लिया, चेक कर लिया। और अगर ये स्टोन आपके यूरिटर में फंस जाता है तो फिर हमें पेशेंट पे दो ऑप्शन हैं कि अगर तो बहुत दर्द कर रहा है तो हमें फौरन सर्जरी करके उसको निकालना चाहिए। सर्जिकली कोई चीज कट वगैरह हम नहीं लगाते, हम पेशेंट का यूआरएस करते हैं, यूरिट्रोरिनोस्कोपी। यूरिन वाले रास्ते से हम कैमरा डालते हैं, कैमरा डाल के हम इस स्टोन को रेजा रेजा करके तोड़ के निकाल देते हैं, इसको हम यूआरएस कहते हैं। वैसे पहले जमाने में ये कट के साथ ऑपरेट किया जाता था। 8 से 10 mm का स्टोन यूरिटर में फंसा हुआ है तो कट लगाते थे, कट लगा के जिस एरिया में फंसा है उस एरिया में कट लगा कर निकाल देते। इसकी मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। देखिए पेन होती है, कभी कभार होती है, शरीर होती है, फिर ठीक हो जाती है। तो हम उसमें ये करते हैं कि पेशेंट को टेम्सुलोसिन या डोक्साजोसिन या टेराजोसिन, अल्फा ब्लॉकर्स की ये इंजेक्शन है, इसमें से कोई नहीं। सिल्डोसिन आजकल इन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिल्डोसिन देनी चाहिए। सिल्डोसिन जब हम पेशेंट को देते हैं तो उससे ये होता है कि ये स्टोन अगर यूरिटर में फंसा हुआ है तो ये निकलता जाएगा, उसको यूरिटर कंप्रेस कर करके निकाल देगी। साथ हमने पेन किलर जरूर देना होता है। पेन किलर में डाइक्लोफेनिक सोडियम और जो है डाइक्लोफेनिक सोडियम के साथ आइबुप्रोफेन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कीटोरोलैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाले इसके दो फायदे हैं, दर्द कम कर देगा। दूसरा एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है कि जहां स्टोन फंसा है वहां पे इंफ्लेमेशन कम करेगा, स्टोन निकलने में आसानी होगी। ठीक है, हम इंजेक्शन भी टोराडोल का लगा सकते हैं। अच्छा, ट्रामाडोल जो कैप्सूल है वो अगर हम देते हैं तो उसका ये फायदा होगा कि पेशेंट के कम से कम होगा ये जो है ना किडनी के ऊपर डैमेज कम होगा मेडिसिन का। अगर हम इस कंडीशन में यूरिक एसिड कराते हैं, यूरिक एसिड ज्यादा आता है,
तो फिर हमने पेशेंट को आइसोप्रोफिल, डाइक्लोफिन, सोडियम ये नहीं देने। फिर हम पेशेंट को पैराडोल दे सकते हैं, पेशेंट को ट्रामाडोल दे सकते हैं। पैराडोल ट्रामाडोल दे, इससे जो है ना पेशेंट को बेहतरी आएगी। अच्छा, आगे हम से बड़े स्टोन की बात करते हैं। बड़े बड़े स्टोन की बात जो है, जो थोड़ा सा बड़ा स्टोन है, लाइक अगर स्टोन का साइज 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर का है, इस स्टोन का हम क्या करें? देखिए, ये स्टोन अगर किडनी में है और इसका HU अगर आप देखते हैं कि 200 तक है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे। हम पेशेंट का यूरिक एसिड कराएंगे। पेशेंट का यूरिक एसिड अगर ज्यादा है तो यूरिक एसिड की मेडिसिन फुल डोज में देंगे। अगर यूरिक एसिड नॉर्मल है तो यूरिक एसिड की मेडिसिन हाफ डोज में देंगे। यूरिक एसिड की दवाई दे देंगे, फायदा देगी। साथ हम साइट्रेट देंगे, पोटाशियम साइट्रेट दे दें, सोडियम एसिड साइट्रेट दे दें, मुख्तलिफ नामों से आते हैं साइट्रेट, तो वो साइट्रेट हम पेशेंट को देंगे। स्टोन के साइज के हिसाब से अगर 1 से 2 सेंटीमीटर का अगर स्टोन है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि HU अगर उसका 150, 200, 300 तक यूरिक एसिड है। अगर HU 950 से पीछे पीछे है, यानी कि 300 से लेके 400 से लेके 1000 के दरमियान HU है, तो ये स्टोन किसी दवाई से नहीं खुलेगा, किसी दवाई से ठीक नहीं होगा। आपने अपना जहन बना लेना है कि इस तरह के स्टोन को आपने ESWL कराना है, लिथोट्रिप्सी करानी है। अगर आप लिथोट्रिप्सी करवाते हैं तो ये स्टोन जो है ये जो ना उससे रेजा रेजा हो जाएगा। लिथोट्रिप्सी के यूजुअली 4 सेशन करवाने होते हैं। एक सेशन में इसलिए नहीं निकालते कि थोड़ी सी शुआएं लगानी होती है, बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट नहीं करनी होती कि डैमेज ना हो, इसलिए थोड़ी सी शुआएं, थोड़ी सी लिथोट्रिप्सी की जाती है। एक एक्स-रे होता है, उससे स्टोन को फोकस किया जाता है और जो रेज लगनी होती है वो स्टोन के ऊपर आके लगती है, और मल्टीपल रेज जब लगती हैं आगे फोकस होके लगती हैं तो वो स्टोन के ऊपर वो टूटने के करीब आ जाता है। एक हफ्ते बाद दूसरा सेशन होता है, फिर एक हफ्ते तीसरा सेशन, जब चौथा सेशन होता है 4 सेशन तक वो पत्थरी जो है ना वो टूट के रेजा रेजा हो जाती है, खुल जाती है। और ये इसके साथ साथ भी हमने पोटाशियम सिट्रेट पेशेंट को देना होता है ताकि स्टोन क्लियरेंस होती है, जो स्टोन बना है वो जल्दी जल्दी क्लियर हो पोटाशियम सिट्रेट से। और इसके साथ हम पेशेंट को यूजुअली अल्फा ब्लॉकर्स भी देते हैं, जैसे टेम्सुलोसिन और सिल्डोसिन वगैरह। उसका क्या फायदा होता है कि अगर यूरिटर में स्टोन के पार्टिकल्स आते हैं तो वो निकलने में आसानी होती है। और साथ हम पेशेंट को पेन किलर एसओएस दे देते हैं, डाइक्लोफिनिक सोडियम दे देते हैं, हम पेशेंट को आइबुप्रोफेन दे देते हैं, ताकि हॉस्पिटल जरूरत के लिए देते हैं कि अगर दर्द हो तो ये ले ले पेशेंट। कुछ डॉक्टर्स कंटिन्यूस भी देते हैं कि सुबह पैर शाम ही लेते जाएं ताकि स्टोन फंसे दर्द ना हो। तो ये भी ऑप्शन आप हम कर सकते हैं। तो ये, और अगर 1 से 2 सेंटीमीटर का स्टोन है और वो यूरिटर में फंस गया तो हम नीचे से यूआरएस करेंगे। यूआरएस करके उसको हम स्टोन को निकाल देंगे। यूरिट्रोस्कोपी हम यूआरएस कैसे करते हैं? एक कैमरा लेते हैं और उसके आगे स्कोप होती है, उस स्कोप को मरीज का निचला दायरा सुन करके पेशाब वाले रास्ते से हम अंदर डालते हैं और वहीं से मसाने में जाते हैं, फिर हम यूरिटर में चले जाते हैं जो गुर्दे में मसाने वाली नाली। जब वहां पहुंचते हैं तो उस स्टोन को हम रेजा रेजा करके निकाल देते हैं। और अब अगर HU जो है वो पेशेंट की 1 से 2 सेंटीमीटर का स्टोन है लेकिन HU उसकी 1000 से ऊपर है, तो ये स्टोन खुद ब खुद नहीं निकलेगा, ना ये लिथोट्रिप्सी से निकलेगा, ना ही ये स्टोन जो है किसी मेडिसिन से खुलेगा या घुलेगा। इसके लिए या तो हम PCNL कर सकते हैं। PCNL होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोनल थॉर्क। इसमें हम एक छोटा सा सुराख करते हैं, उस छोटे सुराख में से हम कैमरा डालते हैं, नेफ्रोस्कोप डालते हैं, कुछ स्कोप होती है, उसके पीछे कैमरा अटैच होता है, गुर्दे के अंदर से हम देख लेते हैं। टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रहा होता है कि ये गुर्दे के अंदर का हिस्सा है। स्टोन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम रेजा रेजा करके निकाल लेते हैं। इसको PCNL कहते हैं। एक होता है RIRS। RIRS में हमने ये करना होता है कि हम पहले गुर्दे और मसाने की जो नाली यूरिटर है उसमें भी डीजे डाल के छोड़ देते हैं। डीजे डाल के जब हम छोड़ देते हैं, हम वेट करते हैं कि ये हमने डीजे डाला हुआ है,
2 हफ्ते के लिए वेट करेंगे, मरीज को हम बता देते हैं कि डीजे डाला है, 2 हफ्ते वेट करें। 2 हफ्ते के बाद यूरेटर काफी खुल जाता है, फिर हम 2 हफ्ते के बाद दोबारा उस मरीज के जो है उसको निचला दार सुट करते हैं। एक यूरिटरी एक्सेस शीट होती है, यूरेटर को खुला रखने के लिए हम शीट यूरेटर पे चढ़ा देते हैं, फिर हम यानी कि एक पाइप कॉरिडोर बना लेते हैं। वो कॉरिडोर उस शीट जो कॉरिडोर का काम देती है, हम सीधा जब उस शीट में स्कोप डालते हैं तो सीधा हम गुर्दे में पहुंचे होते हैं। जब हम गुर्दे में पहुंच जाते हैं तो वहां स्टोन को आइडेंटिफाई करके उसको हम रेजर रेजर करके तोड़ते हैं। तोड़ते किसके साथ, हमारे पास लिथोक्लास्ट होता है, जिसको हम निमोलिथोक्लास्ट कहते हैं। उससे वो थोड़े की तरह स्ट्राइक देता है, उसके साथ हम तोड़ सकते हैं। हम इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक से तोड़ सकते हैं, अल्ट्रासोनिक होती है हमारे पास स्टोन तोड़ने की मशीन से तोड़ सकते हैं, या लेजर से भी हम तोड़ सकते हैं कि लेजर यूज करें, स्टोन को पकड़े लेजर के साथ उसको रेजा रेजा करके हम तोड़ दें। ये है RERS। यही चीज अगर यूट्रिक स्टोन के लिए भी यही जो ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया। आगे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि ओपन की, कि हम पेशेंट कहता है कि जी मैंने PCNL भी नहीं कराना, या कॉस्ट ज्यादा होती है, या फिर पेशेंट कह रहा होता है कि बाकी RERS नहीं करा सकता, तो हम फर्दर इसमें जाते हैं कि हम ओपन कट वाला ऑपरेट करते हैं। तकरीबन 3-4 इंच का में कट लगाते हैं। वो कट लगा के हम गुर्दे में से पत्थरी निकाल देते हैं, और गुर्दे से पत्थरी निकाल के उसको हम ऊपर से बंद कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं सारा, और इस तरह जो हमारा जो स्टोन जो है निकल जाता है। यूरेटर में भी अगर बहुत बड़ा स्टोन हो, समटाइम 2 सेंटीमीटर का स्टोन, खजूर की गुठली जितने साइज का स्टोन होता है, वो स्टोन हम जो है ना कट लगा के भी निकालते हैं। पहली फर्स्ट ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम उसको URS के साथ निकालने के, नीचे से कैमरा डालने, कैमरा जरूरत करके निकालने, लेकिन सब में इतना बड़ा स्टोन होता है कि कट लगाना भी ज्यादा बेहतर होता है। या मल्टीपल स्टोन होते हैं यूरेटर में, तो हम कट लगा के सारे स्टोन निकालते हैं, बड़े साइज का स्टोन कट लगा के यूरेटर में निकाल देते हैं। थोड़ा सा बातों बातों में ब्लैडर का जो स्टोन है वो मिस हो रहा है। ब्लैडर के साथ भी बात करते चले कि ब्लैडर में स्टोन या तो बनता है या फिर ऊपर से आता है और बड़ा हो जाता है। 2 ऑप्शन होती है। ब्लैडर के अंदर जो स्टोन बनता है वो रुकावट की वजह से बन सकता है, इन्फेक्शन की वजह से बन सकता है, और पैरासाइट्स की वजह से बन सकता है। और जो दूसरा है वो स्टोन जो ऊपर से आया गुर्दे से, वो छोटे साइज का होता है, हो सकता है वही उतनी नीचे गुसाने में मौजूद है, या उसका एपिटैक्सिस साइज बड़ा हो जाए। गुसाने की जो छोटी पथरी है 4 mm की, 5 mm की, वो तो खुद ही निकल जाएगी, उसके तो किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यही स्टोन तकरीबन 1.8 सेंटीमीटर तक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास स्टोन पंच होता है। स्टोन पंच आगे से ऐसे, हमारे स्कोप टेलीस्कोप होती है, उसके आगे से स्टील का पंच होता है, उसमें स्टोन को पकड़ के क्रश करते हैं। जैसे उसका नवाला ले रहे हैं, नवाला लेके स्टोन का नवाला लेके स्टोन निकाल के उसको क्रश करके छोटा छोटा करके हम निकालते हैं, इसको स्टोन पंच कहते हैं। एक लिथोट्राइट होता है, लिथोट्राइट ऐसा शिकंजा सा होता है, उसके अंदर स्टोन को भी ऐसे बीच में रखते हैं, ऐसे क्रश कर देते हैं, और 2 सेंटीमीटर के स्टोन को भी निकाल देता है। तो लिथोट्राइट से स्टोन पंच से हम स्टोन निकालते हैं। इससे जो बड़ा स्टोन है, 2 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन के हम नेफ्रोस्कोप को यूरी वाले रास्ते से डालें, यूरी वाले रास्ते से डाल के तो हम लिथोक्लास्ट के साथ स्टोन को छोटे छोटे टुकड़े करके उसको निकाल दें। एक ऑप्शन। एक ऑप्शन है परक्यूटेनियस सिस्टोलिथोटमी। हम मसाने के ऊपर से एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का सुराख करें, उसके अंदर से हम नेफ्रोस्कोप डालें, और उधर से जो है ना स्टोन को निकाल दें, परक्यूटेनियस जैसे PCNL करते हैं उस तरीके से। और फिर लास्ट में हमारे पास ओपन की ऑप्शन रह जाती है कि हम जस्ट कट लगाएं, चीरा दें, तकरीबन 2 इंच का चीरा होगा, 2 इंच का चीरा दे के उसके नीचे से रेक्टस शीट आप खोलते हैं, मसल को स्प्लिट कर देते हैं, ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। ब्लैडर को जब तक पहुंचते तो ब्लैडर के ऊपर हम कट लगा के स्टोन निकाल देते हैं, फिर ब्लैडर को हम वाइकल धागा है उसके साथ बंद कर देते हैं, मसल को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, उसके बाद रेक्टस शीट को वाइकल से बंद कर देते हैं, स्किन के ऊपर हम स्टिचेस लगा देते हैं। ये जो है ना हमारे ऑपरेट हैं जो पथरी के लिए हम करते हैं।
और अगर यही पत्थरी यूरिथ्रा में फंसी हुई है तो यूरिथ्रा की पत्थरी को या तो हम पुश बैक कर देते हैं साले में, वापस भेज देते हैं और फिर स्टोन तल से पकड़ के निकाल के ले आते हैं। या फिर अगर बहुत ज्यादा फंसी हुई है, पीछे भी नहीं जा रही, तो हम तो क्लास यूज करते हैं कि हम ये लेप्रोस्कोप डालते हैं, स्टोन तक पहुंचते हैं, उसको रिवर रिवर करके वहीं पे तोड़ देते हैं तो क्लास। हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। वो अगर आपके स्टोन किसी किस्म से बनता है तो हर एक स्टोन की लोकेशन के लिए, उसके साइज के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीका ट्रीटमेंट ऑप्शन है, मुख्तलिफ तरीके से करते हैं और जो रिकमेंडेड है बुक्स के मुताबिक वो करते हैं। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये इतने तरीके बता रहे हैं। एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि आपके जेन में बहुत सारे तरीके हैं। इसमें भी ऐसे होता है, समटाइम हमने पेशेंट को 4 तरीके बताए होते हैं और पेशेंट को जब 5वां तरीका हम कभी साल बाद बताते हैं तो पेशेंट कहता है आपने वही 5वां तो बताया नहीं था। तो कई दफा हम खुद ही पेशेंट को थोड़ा बता रहे होते हैं कि पेशेंट को जितना ज्यादा बताएंगे वो कंफ्यूज होता है। ये थी स्टोन की ट्रीटमेंट, यानी कि खुद कैसे निकलेगा, मेडिसिन कौन सी मेडिसिन यूज करके निकलेगा, शॉर से निकल जाएगा। अब जो होते हैं ना सिस्टीन स्टोन, उसके लिए आप यूरिन की पीएच जस्ट आप जो है ना अल्कलाइन कर लें, एसिडिक से जो है ना बढ़ा दें तो और सिट्रेट दे दें तो वो खुल जाएगा। वो आप सोडामिट गोली से भी कर देते हैं। जब आप सोडामिट की गोली जो देते हैं पेशेंट को, पेशेंट के यूरिन के अंदर पीएच जो है वो अल्कलाइन की तरफ चली जाती है, यानी उसकी तेजाबियत कम हो जाती है। आगे फर्दर जो हम बात करते जाएं बचाव की, पथरी जो है अगर बनती है, बार बार बनती है, उसे बचाव कैसे करें। पहले तो बात ये जेहन में रखें कि जिस बंदे की पथरी बनती है उसका जिस्म पथरी बना रहा है और वो बार बार बनती रहेगी। बहुत सारे दोस्त कहते हैं नहीं जी मैंने पीसीएनएल नहीं कराना, हमारे फलाने ने पीसीएनएल कराया और पत्नी दोबारा बन गई, या मैंने श्वाइन नहीं लगानी, लिथोट्रिप्सी नहीं करानी मेरे घर वालों में से, या मैंने लिथोट्रिप्सी पहले कराई थी दोबारा बन गई, या ऑपरेट कराया फिर वो उस प्रोसीजर को ब्लेम कर रहे होते हैं, हालांकि उसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं। अगर किसी का पत्थरी बने तो उसका जिस्म पत्थरी बना रहा है, उसके ब्लड के अंदर ऐसी चीजें हैं और उसके यूरिन में ऐसी चीजें आती हैं जो पथरी बनाती हैं, और जो ऐसे क्रिस्टल बनते हैं पथरी बनाती है, इसके उस प्रोसीजर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे फर्ज करें कि अगर कोई बंदा के स्किन बहुत आयली है तो वो एक टॉवल लेता है, टॉवल से गीला करके मुंह साफ करता है तो उसकी आयली स्किन उसको ठीक हो जाती है, तो 3-4 घंटे बाद फिर स्किन आयली हो जाती है, तो ये क्लेम नहीं कर सकता जी मैंने फला कंपनी का टॉवल यूज किया था, या मैंने कॉटन का टॉवल यूज किया था, या मैंने छोटा टॉवल बड़ा टॉवल इस तरह यूज किया था, तो उस टॉवल का कसूर है कि मेरी दोबारा स्किन जो है ना वो आयली हो रही है। आयली तो स्किन उसकी खुद ही हो रही है, वो तो सिर्फ हेल्प कर रहा है। इसी तरह जैसे उस टॉवल का कोई कसूर नहीं है, इसी तरह प्रोसीजर का कोई कसूर नहीं है कि फ्ला प्रोसीजर आपने करवाया तो उसकी वजह से आपके स्टोन जो है ना बन रहे हैं। इसलिए बचाव की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्रिवेंट किडनी स्टोन, किडनी स्टोन बनने से कैसे रोकना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पानी प्रॉपर मिकदार में लेना है, पानी ज्यादा से ज्यादा लें, जितना ज्यादा पानी हो सकता है वो लें। कोशिश करें 3 लीटर पानी, 2 से 3 लीटर रोजाना ले लें। क्या फायदा होगा, पानी हम ज्यादा लेंगे तो यूरिन की मिकदार बढ़ेगी, तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, यूरिन में साथ ही कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। देखिए एक बंदा है, उसका 1 लीटर यूरिन है तो उसमें 1 ग्राम साल्ट है, तो उसका अगर 2 लीटर यूरिन होगा तो 1 ग्राम साल्ट होगा, 3 लीटर यूरिन है तो 1 ग्राम साल्ट, तो कंसेंट्रेशन कम होगी ना। इसी तरह अगर आप कंसेंट्रेशन यूरिन की कम कर देते हैं उससे बहुत फायदा होता है और स्टोन बनने की जो है ना सलाहियत कम से कम हो जाती है। कोशिश करें हर 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लिया करें, रात सोते हुए 1 गिलास पानी पी लें, और अगर गर्म माहौल में है तो फिर जो है पानी और ज्यादा कर दें। फर्दर प्रिवेंशन के लिए सिट्रेट की हमने बात की थी। देखिए सिट्रेट जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सिट्रेट पथरी बनने को रोकता है। कछावा फल, सिट्रस फ्रूट्स जिसे हम नींबू, माल्टे, मौसमी, किन्नू, संतरा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो पथरी बनने से रोकती हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादा करना है। जो भी कछावा फल है, जिस फल में सिट्रस होता है उसका इस्तेमाल बढ़ा दें। कोशिश करें अगर आपको पथरी बनती है 5-6 नींबू 7 नींबू रोजाना लिया करें, सालन पे निचोड़ ले, नींबू की स्कंजी बना के पी ले, उसको सलाद के ऊपर निचोड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह नींबू का इस्तेमाल कर लें। फल है, फल को खा रहे हैं उसके ऊपर नींबू निचोड़ खा रहे हैं, ऐसे जैसे सेब खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं उसको नींबू निचोड़ लें, शकरकंदी है उसके ऊपर नींबू निचोड़ लें, ठीक है। अब तकरीबन 8 गिलास तक पानी आपने पीने हैं, और अगर पसीना ज्यादा आता है तो उसको बढ़ा दें। 16 स्टोन तो कहते हैं पानी पीने से नहीं खुल जाते। और फिर
पहले हमने जैसे बात की थी, अगर आपके कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन बांधे हैं तो दूध का इस्तेमाल आपने वापर करना है, दूध पीना है। दूध अगर पिएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीडेट के स्टोन जो हैं और वो नहीं बनेंगे। दूध, दही, पनीर वगैरह इस्तेमाल करें। नमक का इस्तेमाल कम करना है। नमक, कुछ लोगों को शौक होता है कि चिप्स बनाई है उसके ऊपर नमक छिड़क लिया, फल खा रहे हैं नमक छिड़क लिया, शक्करकंदी खा रहे हैं नमक छिड़क लिया, सालन में नमक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें नमक का इस्तेमाल कम करें। जितना आप नमक का इस्तेमाल कम करेंगे स्टोन के बनने के चांसेस कम होते जाएंगे। इसके साथ आगे है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट जो है, अगर ऑक्सलेट की स्टोन बनते हैं तो ऑक्सलेट वाली डाइट नहीं लेनी। ऑक्सलेट वाली डाइट कौन सी है? उसमें पालक होगी, शक्करकंदी होगी, चॉकलेट होगी, कॉफी होगी, मूंगफली होगी, सोयाबीन, गंदम की चोकर, खजूर और माश की दाल होगी। ये वो चीजें हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। गोश्त जो है, एनिमल प्रोटीन, किसी किस्म का गोश्त, पोल्ट्री, मुर्गी का हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, गाय का हो गया, मछली होगी, सारे कम से कम इस्तेमाल करें। 70 ग्राम तक आप ले सकते हैं। 70 ग्राम कितनी? एक छटान। अगर वैसे मेजर करें तो छोटे साइज की बोटी जो है ना, या आधी बोटी, वो 24 घंटे में आप ले सकते हैं। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग कहते हैं जी हम हफ्ते बाद खाते हैं, तो हफ्ते बाद अगर गोश्त खाएं तो फिर लेने 5-6 बोटी है, ऐसे नहीं करना। 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद भी लेना है तो 70 ग्राम ही लेना है, आधी बोटी लेनी है। फिर ये नहीं करना कि पूरा कोटा पिछला बता रहे हैं, नहीं, स्टोन बनेगी। कुछ लोगों को शौक होता है विटामिन की गोलियां खा रहे होते हैं, कैल्शियम की गोलियां खा रहे होते हैं। ऐसे कैल्शियम की वो टैबलेट जो जिसका सोर्स जो है वो रॉक से होता है, यानी पत्थर से वो बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर मल्टीविटामिन उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, वो बेजा इस्तेमाल करें तो उससे भी स्टोन बनते हैं। कोशिश करें कि मल्टीविटामिन ना लें, कैल्शियम की टैबलेट्स ना लें। और अगर यूरिक एसिड का स्टोन बन रहा है तो यूरिक एसिड वाली डाइट नहीं है। यूरिक एसिड वाली डाइट का भी सुन लें। यूरिक एसिड वाली डाइट में शामिल है आपका पालक, आपकी मेथी, आपका साग, आपकी कुछ दालें भी शामिल है, दालें कम मिकदार में लें। गोश्त बड़ा छोटा गोश्त नहीं लेना, समुद्री मछली नहीं लेनी, ठीक है। सीने का गोश्त आप थोड़ा सा इकदार में ले सकते हैं, दालें थोड़ी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं खानी, थोड़ी मिकदार में ले सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स में कोका कोला, पेप्सी कोला जो है, या नेक्स्ट कोला जो है, ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट होता है, फास्फोरस होता है, वो स्टोन बनाता है और इससे स्टोन बनने की कोशिश करेंगे, इनको अवॉइड करें। और आपने जो लेनी है, आप स्प्राइट, 7 अप, टी, ये वाली जो है पिज्जा वगैरह, ये आप ड्रिंक लेते हैं तो ये स्टोन बनने से रोके, क्योंकि इसके अंदर सिट्रेट होता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में आप देखें, ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, ट्रांसपेरेंट कोल्ड ड्रिंक जो है, सोडा वाली जो है, वो आप लेंगे तो स्टोन बनने, स्टोन के लिए बेहतर है, स्टोन नहीं बनने देगी वो। इसलिए सोडा ड्रिंक्स लें, कोला ड्रिंक्स ना लें, ठीक है। अगर आप गर्मी वाले माहौल में काम करते हैं, कोशिश करें कि गर्मी वाले माहौल में काम ना करें, यहाँ बहुत ज्यादा पसीना आता हो। अगर फिर भी मजबूरी है तो अपने साथ बहुत ज्यादा पानी रखें, वाफिर मिकदार में पानी पिए। गर्मी वाले माहौल में कुछ लोग तंदूर पे काम करते हैं, भट्टी पे आगे काम करते हैं, आग के आगे उन्होंने काम करना होता है, बारबेक्यू का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मशीनें हैं जो बहुत ज्यादा हीट देती हैं, वहां पर मशीनों के सामने बैठ के काम करना होता है। रोड के ऊपर जो मजदूर सड़कें बनाते हैं, या जो हमारे मैसन नजर आते हैं जो मकान वगैरह तमीर करते हैं, बिल्कुल गर्मी में तपती धूप में, और वो कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी ये पसीना ज्यादा आता है, स्टोन ज्यादा बनते हैं। कोशिश करें कि इस तरह के काम से इज्तनाब करें मैक्सिमम। अगर नहीं कर सकते तो बहुत ज्यादा पानी पिए। फिर गुर्दे की पत्थरी मुख्तलिफ होती है, और कोशिश करिए हर 4 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवा लें। और अगर आपको पथरी बनती है तो किसी यूरोलॉजिस्ट को भी चेक करवाएं, और फ्रीक्वेंटली चेक करवाते जाएं। अगर और अल्ट्रासाउंड हर 4 दिन बाद करवा लेते हैं। अगर गुर्दे की पथरी नाली में आके फंस गई है यूरेटर में, तो उस पथरी को इग्नोर नहीं करना, उसको जल्दी निकलवाना है। अगर आप उस पथरी को 3-4 हफ्ते से ऊपर ले जाएंगे तो बहुत चांस है कि आपका गुर्दा बिल्कुल डैमेज हो जाए, वो दोबारा कभी काम ना करे। इसलिए कोशिश करें कि अगर यूरेटर में पथरी फंसी है तो उसको बहुत लंबा चौड़ा वेट ना करवाएं, उसको जल्दी निकलवा लें। तो ये सारे हदायत थी, अमल थे, ये सारे स्टोन का हमने सारी बात की कि स्टोन कैसे बनता है, उसको उसके लिए कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या क्या इलाज करवाना है, उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी, कैसे स्टोन ना बने। तो ये सारा कुछ आप इस पे अमल करें, ये सारी चीजें देखें। इसके मतलब नेक्स्ट भी हम लाइव सेशन करते रहेंगे। आप हमसे मजीद इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपके जहन में कुछ सवाल आए।
होप आप लोगों का हमारा साथ बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सारे चैनल्स टिकटॉक पर भी और हमारे इधर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, हमारे कंटेंट को शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।